इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो कि पूछा है 2020 में। 2020 में ये सवाल यहाँ पे पूछा है। बायोस्फीयर रिजर्व के जो रोल होता है उसके स्ट्रक्चर को बताना है एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या रोल है बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, आप देख लें सिमिलरिटी रोल ने जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था वहां पर भी पूछा है और रोल यहां पर भी पूछा है 2020 में। इसकी अप्रोच क्या रहेगी? तो सबसे पहले स्टार्ट विद डेफिनेशन। देखो कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए दो टॉपिक को मिला करके दो थीम एक साथ पूछी जा रही हैं, कीवर्ड एक पकड़िए कि किसके बारे में बात ज्यादा हो रही है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, और उसी को वहां पर आप कीवर्ड मान के उसकी डेफिनेशन लिखना जब शुरू करते हैं। इसी के साथ सेकंड क्या होगा, यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको क्या करना है, जो स्ट्रक्चर होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, लाइक कोर हो गया, बफर हो गया, और इसी के साथ जो ट्रांजिशन जोन होता है यहां पर आपको उसको एक्सप्लेन कर देना है। जैसे ये कोर है, इसके बाद यहां पर बफर हो गया, थर्ड आपका जो आता है वो आता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे डिस्कस इट्स रोल, फंक्शंस एंड कंजर्वेशन। गिव एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया लाइक नीलगिरी एंड सुंदरबन। आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। कंक्लूड विद इट सिग्निफिकेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। ठीक है, इसी के बाद हम यहाँ पर अगर लिखना शुरू करते हैं इसको, तो हमारा जो इंट्रोडक्शन रहेगा इस क्वेश्चन का वो होगा बायोस्फीयर रिजर्व आर प्रोटेक्टेड एरिया अंडर यूनेस्कोज मैप प्रोग्राम aimed at conservation biodiversity, ensuring sustainable resource use and supporting research and education in India. The program began in 1986। भारत में जो प्रोग्राम शुरू किया गया था 1986 में शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? बिकॉज टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए। ठीक है, अब यहीं पर जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का, जैसे कि तीन जो इसका जोन है, कोर जोन है, बफर जोन है, और इसी के बाद आएगा आपका थर्ड वन ट्रांजिशन जोन। उनकी एक्टिविटीज देख लेंगे, विशेषताएं देख लेंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी यहाँ पर। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, so each biosphere reserve has 3 zone structure designed for balancing conservation with human activities। कोर जोन यहाँ पर है, उसके बाद बफर जोन है, उसके बाद आता है आपका ट्रांजिशन जोन। जो कोर जोन है इसमें हम देखेंगे मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया विद मिनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस, dedicated to long-term conservation of ecosystem, landscape species and genetic resource, no exploitation of resource is allowed। तो कोर जोन जो होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है, यहाँ पर एक्टिविटीज जो होती हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं, यानी कि यहाँ पर एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती हैं, कोई रिसोर्स का कोई भी किसी भी तरीका एक्सप्लॉयटेशन यहाँ अलाउ नहीं होता है। जो बफर जोन है सराउंड्स द कोर एरिया एंड इज यूज्ड फॉर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इको टूरिज्म हो गया, रिस्टोरेशन एंड रिसर्च। ट्रांजिशन जोन में क्या है, आउटर मोस्ट एरिया है वेयर सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, सेटलमेंट्स, रिसोर्स यूज आर परमिटेड, लोकल कम्युनिटीज प्ले अ सेंट्रल रोल इन इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड कल्चरल कंजर्वेशन। इसी के साथ रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, जैव विविधता संरक्षण में बायोस्फीयर रिजर्व का क्या रोल है, क्या भूमिका होती है। तो फर्स्ट तो ये है कि एक इन सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, इन सीटू का मतलब होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया है, जो जंगल है, जो ओरिजिनली वहीं पर उसको प्रोटेक्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं अलग बनाए जाते हैं तो वो आपका एक्सी2 में आ जाता है। तो पहली बात तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका इन सीटू कंजर्वेशन टूल है। इन सीटू कंजर्वेशन में प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम स्पीसीज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, एंड सेकंड है हैबिटेट प्रोटेक्शन, so safeguards endangered species like lion tailed macaw, स्नो लेपर्ड यहाँ पर है, एंड थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट्स, यानी प्रमोट सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस फॉर लोकल कम्युनिटी, इको टूरिज्म, मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन। इसी के साथ आपका है रिसर्च एजुकेशन, और जब हम बात कर रहे हैं रिसर्च एंड एजुकेशन की तो एक्ट एज लिविंग लेबोरेटरी फॉर सिस्टम, ट्रेडिशंस एंड इकोलॉजिकल क्लाइमेट एंड स्टडीज। कल्चरल प्रिजर्वेशन इसके बाद है ग्लोबल नेटवर्किंग, सम इंडियन बीआर बायोस्फीयर रिजर्व लाइक नीलगिरी, नंदा देवी हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, आर पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड
नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। देखो एक चीज और है, ग्रेट निकोबार प्रोग्राम अभी एक चला जा रहा है, बहुत चर्चा में इस बार अभी यहाँ पर है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। और ये अभी 2025 में बहुत चर्चा में है, क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ओके, कंक्लूजन जब आप देख रहे हो, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक फ्रेमवर्क बाय लिंकिंग कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्या है, इन कंट्री लाइक इंडिया with rich biodiversity and high population pressure, biospheres are vital for achieving ecological security while ensuring social economic well-being for local communities। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि 2018 में पूछा है। देखो अगेन आप देखो, बायोस्फीयर रिजर्व एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो हमारी थीम है उससे 3 सवाल यहाँ पर आप देख चुके हैं नेक्स्ट अलग अलग वर्षों में। ठीक है, तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। 2018 में जो आपसे सवाल पूछा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका प्रत्यय क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। ठीक है, डायरेक्टिव्स आप जब यहाँ पर इसके देखते हैं तो फर्स्ट 3 चीजें याद रखनी है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। देन मेंशन दैट इट्स इंटरनेशनल कंजर्वेशन डेजिग्नेटेड अंडर द यूनेस्को मैप प्रोग्राम। ठीक है, और ये जो मैप प्रोग्राम है ये कब शुरू हुआ था, इन 1971। इसी के साथ इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो देखना है, एंड इसी में ऑब्जेक्टिव्स। देन आपको स्ट्रक्चर बताना है बायोस्फीयर रिजर्व का, स्ट्रक्चर आपको पता ही है, कोर, बफर जोन और उसके बाद ट्रांजिशन जोन है। 3 इंटर रिलेटेड जोन्स है ना, 3 इंटर रिलेटेड जोन्स की जब यहाँ पर बात हो रही है तो आपको पता है बफर हो गया, कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन, ये आपको बता देना है। और इसी के साथ सिग्निफिकेंस क्या है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट और कंक्लूजन। अब यहाँ आप देखो, ये है आपका इंट्रोडक्शन है ना। सो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व इज डेजिग्नेटेड and aims at conserving biodiversity, promoting sustainable development and facilitating research and education. It is recognized under UNESCO's MAP program, which integrates conservation of ecosystem with human activities. Key features इसके क्या हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टेड स्पीसीज, हैबिटेट्स, जेनेटिक रिसोर्सेज। जोनेशन सिस्टम इसका क्या है, कोर जोन है, बफर जोन है और ट्रांजिशन जोन है। जब हम कोर जोन की बात करते हैं तो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड है, राइट, मिनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पर होता है। जब हम बफर जोन की बात करते हैं तो सराउंड्स द कोर जोन एंड लिमिटेड एक्टिविटीज लाइक द एजुकेशन, रिसर्च एंड इको टूरिज्म यहाँ पर अलाउ होता है, वो भी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में। देन जब हम बात करते हैं ट्रांजिशन जोन की, तो ट्रांजिशन जोन जो होता है वो आउटर एरिया होता है, बफर एरिया के बाहर का एरिया होता है, वेयर सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर प्रमोटेड। एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है, सर्व्स एज साइट्स फॉर इकोलॉजिकल रिसर्च, मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन। देन इंपॉर्टेंस इसका क्या है, महत्व क्या है बायोस्फीयर रिजर्व का, तो मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इको सर्विसेज, protected endangered species and habitats, supports livelihood for local community and through sustainable uses, act as natural laboratory and scientific research। और इसका जो कंक्लूजन है, इसका जो निष्कर्ष यहाँ पर है वो है, बायोस्फीयर रिजर्व रिप्रेजेंट अ होलिस्टिक अप्रोच टू कंजर्वेशन, बैलेंसिंग इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी विद ह्यूमन नीड्स, मेकिंग देम फॉर क्रूशियल एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। अगला जो हमारा सवाल है वो है एक्सप्लेन द वेरियस थ्रेट्स टू हिमालयन इकोसिस्टम। तो जब बात हिमालयन इकोसिस्टम की आ रही है, आपको पता है ये अलग से हमारी जो है वो न्यू थीम है, राइट, हिमालयन इकोसिस्टम, और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और देखो अभी इस बार जितनी नेचुरल कैलेमिटीज हुई है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि दोबारा से यहाँ रिपीटेशन हो जाएगा हिमालयन इकोसिस्टम से। डायरेक्टिव्स क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस थ्रेट, आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है अलग अलग प्रकार के थ्रेट्स को जो भी हिमालयन इकोसिस्टम के लिए हैं उनको। तो डायरेक्टिव वर्ड्स हमारे लिए क्या हो सकते हैं, एक्सप्लेन, इसी के साथ वेरियस थ्रेट्स हो सकता है और हिमालयन इकोसिस्टम, ये डायरेक्ट, ये 3 शब्द हैं, इनको हमें एक्सप्लेन करना है। तो जब आप किसी की एक्सप्लेनेशन देते हो तो क्या करते हो, व्याख्या करते हो, उसके बारे में अलग अलग चीजें बताते हो। ऐसे ही यहाँ पर किसके बारे में एक्सप्लेन करना है, हिमालयन इकोसिस्टम के थ्रेट्स के बारे में।
क्यों हो रहा है, कारण बताने हैं और एक एक दो दो एग्जांपल्स दे देने हैं। जब आप वेरियस थ्रेट्स यहाँ पर देखोगे तो कवर मल्टीपल कैटेगरी, जैसे नेचुरल थ्रेट्स कवर कर सकते हैं, एंड इसी में आपका जो एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड थ्रेट्स आ जाएंगे। फिर जब हम हिमालयन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, फोकस ऑन इकोलॉजी, फ्लोरा फोना, वाटर, फॉरेस्ट एंड ग्लेशियर, राइट। अप्रोच कैसे करना है, तो आंसर में इंट्रोडक्शन सबसे पहले आएगा आपका, डिफाइन हिमालयन इकोसिस्टम एंड इट्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। फिर इसका मेन बॉडी यहां पर आएगा। मेन बॉडी जब आप लिखेंगे तो क्लासिफाई थ्रेट्स इनटू कैटेगरीज। नेचुरल थ्रेट्स आप जब देखेंगे तो क्या क्या है, जैसे अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, अवलांचे, फ्लड्स। जब आप एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन इंड्यूस थ्रेट्स के बारे में देखेंगे तो जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवरग्रेजिंग हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, टूरिज्म हो गया, माइनिंग है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात होती है, और इन सभी के बाद फिर जो एक पेरेंट टाइप का थ्रेट यहाँ पे आ जाता है वो होता है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसी के बाद बायोडाइवर्सिटी थ्रेट आ जाएगा। जो बायोडाइवर्सिटी थ्रेट है वहां पर क्या है, जैसे पोचिंग है, हैबिटेट लॉस है, इनवेसिव स्पीसीज यहाँ पर है, देन कंक्लूजन इनका सबका आप लिख दोगे, ठीक है। आगे देखो इंट्रोडक्शन, इसका क्या होगा, हिमालयन इकोसिस्टम ऑफन टर्म्ड एज थर्ड पोल। हम इसको थर्ड पोल के नाम से कई बार जानते हैं, एंड द वाटर टावर ऑफ एशिया। एशिया का ये वाटर टावर है, चूंकि ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेजाइल बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन of the world. So it sustains millions of people through its river, forest, unique ecology, and however the rapid anthropogenic pressure and climate vulnerabilities pose the 7 severe threats. कौन से सीवियर थ्रेट्स हैं, उनमें से हम कुछ मुख्य पकड़ेंगे। पहले एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, नेचुरल थ्रेट्स, एंथ्रोपोजेनिक और ह्यूमन इंड्यूस थ्रेट्स और बायोलॉजिकल थ्रेट्स, या आप ऐसे ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। इसी के साथ आप क्या करेंगे, ट्रायंगल शेप में आपने बना लिया, फिर उनको आप नेचुरल में क्या क्या है, ठीक है, उनको डिस्क्राइब कर देंगे। एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन इंड्यूस थ्रेट्स कौन से हैं उनको आप डिस्क्राइब कर देंगे। इसी के साथ जो आपके बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स हैं उनको आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, रिट्रीट ऑफ हिमालयन ग्लेशियर लाइक गंगोत्री। अभी गंगोत्री ग्लेशियर बहुत चर्चा में था, ठीक है। सो गंगोत्री की बात यहां पर आप कर सकते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर जो है अभी बहुत ज्यादा यहां चर्चा में था। सियाचिन कॉजिंग ऑल्टर्ड रिवर फ्लो द वाटर सेक्रेटरी, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्लेशियर लेक आउटवर्ड्स फ्लड, डिफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस की यहाँ बात है। तो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, लॉगिंग, developmental projects and leading to habitat fragmentation, endangered species like snow leopard, rain panda and इसी के साथ Himalayan monal facing survival threats। आगे unsustainable infrastructure development यहाँ पर है, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन भी है। नेचुरल हैजार्डियस इंटेंसिटी बाय ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर है। इसी के साथ पॉपुलेशन एंड वेस्ट अक्यूमुलेशन। सो ये जो चीजें हैं आप यहाँ पर इनको आराम से पॉइंट्स को लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और जैसे कि आपको बताया कि आप चाहे तो इस तरीके से, है ना, चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिख दिया पूरा का पूरा नेचुरल थ्रेट्स, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख दिया ह्यूमन इंड्यूस थ्रेट्स, ठीक है, और यहां पर आपने लिख दिया बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पर बना करके इनको लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग है, लाइक इको फ्रेंडली टूरिज्म, डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, community based forest management, strengthen environmental regulation like strict monitoring of hydropower and road projects, scientific research and monitoring यहाँ पर है, community awareness and participation। उसी के बाद आप लिखेंगे फिर इसका conclusion, इसका निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष होगा, हिमालयन इकोसिस्टम इज द इकोलॉजिकल लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट डिग्रेडेशन threatened not only biodiversity but also water,
food and energy security on millions. Balance of development needs and the ecological sustainability is crucial to safeguard for fragile Himalayan and future generations. इसी के बाद हमारा जो अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्क्राइब द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया, और ये पूछा गया है 2021 में, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। अभी के समय में वर्तमान में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉलो कैसे करना है, डायरेक्टिव्स इसके क्या है, इंट्रोडक्शन देना है, आपको करना है डिस्क्राइब द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड, ये है। तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिख देना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, डिफाइन करना है। मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है, डिस्क्राइब करने हैं वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स, जो भी मेथड है उनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो डिस्क्राइब ईच ट्रेडिशनल मेथड क्लियरली विद नेम एंड मेथड, हाउ इट वर्क्स, और आप अगर लिख सकते हैं कि कैसे काम करता है तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो और ऑथेंटिक हो जाएगा। इसी में अगर एग्जांपल डाल देंगे तो फिर तो वहां पर ये जो आंसर होगा आपका वो परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। आप देखें कंक्लूजन, इसी के साथ इंट्रोडक्शन जब आप यहाँ पर इसका लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन है, इंडिया बीइंग अ मॉनसून डिपेंडेंट कंट्री with diverse physiographic and climatic conditions has rich legacy of traditional water harvesting practices, and these methods evolve over centuries, were community driven, eco-friendly and adapted to local geography and social cultural needs. Then traditional method of rainwater harvesting in India क्या क्या है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक तो यहाँ पर ये हो गया रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ये दोनों ही क्षेत्रों में हो सकता है, अर्बन और रूरल, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो सकता है और शहरी क्षेत्रों में भी हो सकता है। तो वाटर कलेक्टेड फ्रॉम रूफ टॉप, जो छत होती है वहां से पानी को इकट्ठा करना है, स्टोर करना है किसी टैंक में, एंड अंडरगो रिजर्वायर, और वो कहाँ जाता है, जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स में जाता है। ट्रेडिशनली कॉमन इन राजस्थान, वेयर हाउसेज हैड टैंक अंडरग्राउंड स्टोरेज, तो ये राजस्थान में बहुत चलन में है, तो आपने यहाँ पर ये एग्जाम्पल डाल देना है। सेकंड आता है टेबल्स एंड जोहान्स, सो यहाँ पर जो तालाब और जोहान्स हैं, इसमें क्या है, ये भी राजस्थान हरियाणा में बहुत होता है। स्मॉल अर्थेंड चेक डैम बिल्ड टू द स्टोर रेन वाटर एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर, एंड जहान हेल्प रिजुविनेट एक्वाफायर एंड सपोर्टेड एग्रीकल्चर। सो जो बाउली एंड स्टेप वॉल्स होते हैं ये ज्यादातर गुजरात में है, राजस्थान में है, एमपी एंड दिल्ली में यहाँ पर ये होते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो एग्जाम्पल्स है ना आपके यहाँ पे, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखोगे ना 12th क्लास की, तो ये जो क्वेश्चंस है ना आपके, ये ज्योग्राफी एनवायरनमेंट को मिला करके पूछे गए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपके जो होते हैं वो इंटर रिलेट करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी इस जानकारी को आपको इंटर रिलेट करके अगर आप लिखेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा ऑथेंटिक बनेगा, राइट। अब यहाँ देखो टैंक्स एंड कुंड हो गए, ये कहाँ पर होते हैं, एरिड रीजन में। अब एरिड रीजन अगर अपने देश में आप देखोगे तो कहाँ पर है, गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलता है। तो कुंड वर सर्कुलर अंडरग्राउंड टैंक होते हैं विद जेंटल स्लोप कलेक्टिंग रेन वाटर, जिसमें कि जो पानी होता है वो इकट्ठा किया जाता है। यूज एक्सटेंसिवली इन डेजर्ट रीजन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। एक होता है जिंक्स, ये कहाँ होता है, ये लद्दाख में होता है। स्मॉल टैंक कलेक्टिंग ग्लेशियर एंड स्नो मेल्ट वाटर, तो इसको जिसमें इकट्ठा किया जाता है उसको बोलते हैं जिंक, और लद्दाख में। सेकंड आपका नेक्स्ट आएगा 6 नंबर पर कोल्स, ये हिमाचल प्रदेश में होते हैं। चूंकि हमारा एचएस का मेंस है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो टेक्निक्स हिमाचल प्रदेश में यूज की जाती हैं तो हम उनको, और कोशिश करिए कि जब अरेंज कर रहे हैं तो पहले आप उन्हीं को लिखें, ठीक है। ट्रेडिशनल कैनाल सिस्टम डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम हिल स्ट्रीम्स टू एग्रीकल्चरल फीड एंड मैनेज कलेक्टिवली बाय विलेज कम्युनिटी, और गांव में गांव की जो कम्युनिटी होती हैं, राइट, ग्रामीण समुदाय मिलकर के इनको करता है। एरी एंड ओरेनीज के तमिलनाडु, सो एरीज आर लार्ज टैंक लिंक्ड टू इरिगेशन वाइल ओरेनीज आर विलेज पॉन्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। पलायास या प्लेड अ क्रूशियल रोल इन रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। इसके बाद आता है आहार या पाइन, ये कहाँ होता है, बिहार में होता है। तो आहार आर कैचमेंट एम्बार्क्ड वाइल द पाइन्स आर डाइवर्स चैनल। इसी के बाद आता है कट या बावरी और नदी, ये वेस्टर्न इंडिया में है। तो विलेज पॉन्ड एंड रिजर्वायर कलेक्टिवली रेन वाटर फ्रॉम फॉर कम्युनिटी यूज, यानी समुदाय के यूज के लिए होता है। एंड बैम्बो ड्रिप इरिगेशन कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इन इग्नेस इज ह्यूज
बैम्बो पाइप्स टू चैनलाइज रेन वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स एंड द स्प्रिंग टू फील्ड, है ना। और सिग्निफिकेंस क्या है इनका सबका, फिर मेथड, इनका महत्व क्या है, तो इनका जो महत्व है वो है एंश्योर्ड वाटर अवेलेबिलिटी एंड ड्रॉट प्रोन सेमी एरिड रीजन, प्रमोटेड ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, रिफ्लेक्टेड इंडिजिनस नॉलेज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्स यूज। और इसके बाद आता है आपका इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है, ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड द विजडम ऑफ लोकल कम्युनिटी इन मैनेजिंग scarce water and resources sustainably. Reviving the integrating these methods with modern techniques is crucial to address today's challenge of water scarcity and climate change. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला सवाल है वो है एक्सप्लेन द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। अगेन देखिए फिर से वही थीम रिवाइज हो रही है क्लाइमेट चेंज वाली, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, साइंस, एक्सप्लेन द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या साइंस है क्लाइमेट चेंज के पीछे का, आपको ये बताना है। और फैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, पूछा था 2018 में। देख लेते हैं डायरेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, निर्देश क्या है इस सवाल का, मतलब कि ये सवाल हमको लेकर कैसे चलना है। इंट्रोडक्शन, डिफाइन क्लाइमेट चेंज इन साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि पूछ रहा है साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसी के साथ एक्सप्लेन द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो फैक्टर तो आप नेचुरल फैक्टर, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स कर सकते हैं और उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहीं पर आप अगर फ्लो चार्ट ऐड करना चाहें तो दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे इसका कंक्लूजन, जो आपका कंक्लूजन होगा, जो आपका निष्कर्ष होगा यहाँ पर, वो कैसा होगा, समराइज दैट बोथ नेचुरल एंड फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। ऐसे समराइज करना है जहां पर कि प्राकृतिक और ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर दोनों ही समाहित हो जाएं, आपका जो निष्कर्ष होता है, जो कंक्लूजन होता है उसमें, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखो आंसर है आपका, इंट्रोडक्शन है, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म ऑल्टरेशन इन टेम्परेचर, पार्टिसिपेशन एंड विंड पैटर्न एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्लाइमेटिक सिस्टम. So while natural climatic variability has occurred over geological time scales and recent are largely driven by human activities, so leading to global and associated impact. साइंस क्या है क्लाइमेट चेंज के पीछे देखते हैं। तो साइंस जब हम इसकी देख रहे हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और अपने ज्योग्राफी के नॉलेज को यहाँ पर इंटरलिंक करना है, कहाँ, एनवायरनमेंट में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप देखें, सोलर रेडिएशन रीचेज ऑन अर्थ and part of it is absorbed while some is reflected back into space. So greenhouse gases like कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन CH4 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो गया, वाटर वेपर हो गया, ट्रैप, ये क्या करते हैं, हीट को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, एंड इन एटमॉस्फेयर। सो वार्निंग द प्लैनेट्स इनहेंस ग्रीन हाउस ड्यू टू द रेजिंग GC यानी ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्सेंट्रेटेड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद क्या है, रेडिएटिव फोर्स। तो रेडिएटिव फोर्स क्या है, imbalance between incoming solar energy and outgoing terrestrial radiation cause the earth atmosphere, right? इसी के साथ आप देखो पॉजिटिव रेडिएशन फोर्स क्या होता है, मोर एनर्जी एब्जॉर्ब देन एमिटेड, डाइवर्स क्लाइमेट चेंज। और फीडबैक मैकेनिज्म क्या है इसका, पॉजिटिव फीडबैक क्या है, एम्पलीफाई वार्निंग, मेल्टिंग आइस रिड्यूस एल्बिडो लीडिंग टू मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, dampens warning, increase cloud cover reflecting sunlight, वो क्या करते हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेट सिस्टम कंपोनेंट्स, सो इंटरेक्शन अमंग द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, क्रायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड द डिटरमाइन क्लाइमेट पैटर्न। Ocean currents, volcanic activities and solar radiation variation also influence climate. अब हम देखेंगे यहाँ पर जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जो कारक जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए, ठीक है। तो वो कारक जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, आप चाहें तो यहीं पर एक डायग्राम भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा,
फ्लो चार्ट बनाएंगे, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तरफ नेचुरल फैक्टर्स, एक तरफ आएंगे आपके एंथ्रोपोजेनिक या तो ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स। फिर जो नेचुरल फैक्टर्स है वहां पर आप नेचुरल पॉइंट 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, और जो आपके ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद एक एक लाइन में आप डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो बहुत ही सुंदर तरीके से फॉर्मेट होगा, और इसी के साथ साथ क्या होगा कि सारे के सारे जो पॉइंट्स आएंगे वो भी शामिल हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखो नेचुरल फैक्टर में क्या आ जाएगा, जैसे कि सोलर वेरिएबिलिटी, तो चेंजेस इन सोलर आउटपुट कैन अफेक्ट ग्लोबल टेम्परेचर। सेकंड है वॉल्केनिक एक्टिविटीज, लार्ज इरप्शन रिलीज्ड एरोसोल्स दैट टेम्परेरीली कूल द अर्थ। इसी के साथ ओशन सर्कुलेशन, ओशन सर्कुलेशन में क्या होता है, अल नीनो एंड लानिना इवेंट्स इन्फ्लुएंस द रीजनल क्लाइमेट। आपको पता है अल नीनो लानिना जो इवेंट्स होते हैं इवन ये भारत के मॉनसून को भी प्रभावित कर देते हैं, एक नेगेटिवली करता है, एक पॉजिटिवली करता है। ऑर्बिटल चेंज क्या है, सो आफ्टर लॉन्ग टर्म ग्लेशियर एंड इंटर ग्लेशियर पीरियड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो गया, तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पर्पस यहाँ पर है, लैंड यूज चेंजेज आ गया आपका, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर ऑल्टर सरफेस, एल्बिडो, कार्बन स्टोरेज हो गया। एंड एरोसोल एंड पॉल्यूटेंट में क्या है, इंडस्ट्रियल एरोसोल कैन ईदर कूल और वार्म द एटमॉस्फेयर, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यहाँ पर है। इसके बाद आप लिख देंगे निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ नेचुरल प्रोसेस एंड ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स, ठीक है, दोनों आ गए। इसी के साथ अंडरस्टैंडिंग इट साइंस इट्स क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी, तो साइंस भी आ गया, नेचुरल फैक्टर भी आ गए एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी आ गए, मेकिंग इट्स अ की global challenge. India is being vulnerable to climate impact like the sea level rise, extreme weather, agricultural stress require urgent policy and technological interventions. इसी के साथ हमारी जो नेक्स्ट थीम है वो है environment protection, climate change, global warming, acid rain, ओजोन लेयर, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। अब इसी के साथ इसमें जो अगला सवाल है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड डिफरेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ऑल्सो डिस्कस कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग। और ये सवाल पूछा था 2021 में, ठीक है। सो डायरेक्टिव वर्ड्स क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग, डिफाइन एंड डिस्क्राइब, डिफरेंट फैक्टर कंट्रीब्यूशन, कंट्रोल मेजर्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब स्ट्रक्चर करते हैं क्वेश्चन को, जैसे ये आंसर है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू लॉन्ग टर्म राइज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर due to excessive accumulation of greenhouse gases in the atmosphere. So it's one of the most pressing environmental challenge of 21st century with severe implications for ecosystem, livelihood, sustainable development. इसी के साथ देखेंगे वो कारक, वो फैक्टर्स कौन से, contributing to global warming. So factors contributing to global warming. पहला है ग्रीन हाउस एमिशन। अगर ग्रीन हाउस एमिशन में आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 यानी कि मीथेन के बारे में, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, फ्लोरिनेटेड गैस जैसे CFC, HFCs, PFCs हो गए। इसी के साथ डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज हो गया, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड को चेंज कर देते हैं किसमें, कमर्शियल लैंड में, पता चले वहां पर फ्लैट्स कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो और वो कैसे होगा, फिर डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है साथ में। तो लार्ज scale cutting of forest, reduced carbon sequestration capacity and disturb the ecological balance. इसी के साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया यहाँ पर, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक livelihood rearing, methane from entering fermentation, overuse of fertilizers and sustainable subtle burning of the output of warming. देखो मीथेन जो होती है, जो जानवर होते हैं जब वो जुगाली करते हैं, है ना, उससे भी प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी चीजें किसमें है, ये फैक्टर में आ जाएगा। अदर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स आप देखेंगे तो वेस्ट मैनेजमेंट, लैंडफिल्स रिलीजिंग मीथेन, ओवरकम्स कंजप्शन पैटर्न, अनसस्टेनेबल लाइफ साइकिल प्रैक्टिसेस। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका ग्लोबल वार्मिंग का, वो भी देख लेते हैं। सो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर एंड हीट वेव्स, ये इसका इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ग्लेशियर है, फिर सी लेवल राइज है,
एंड थ्रेट टू आइलैंड नेशन। ओके, क्योंकि आइलैंड नेशन है, अब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो उनके डूबने के चांसेस वहां पर हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल मेजर्स एंड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। कौन से मेजर्स ऐसे हैं जिनको अप्लाई करके ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है? तो फर्स्ट है पॉलिसी एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। ठीक है, जब आप पॉलिसी एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन देखते हैं तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में, क्योटो प्रोटोकॉल, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, रेन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन की बात हो रही है, अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन एक कंट्रोल मेजर है, एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट है, लाइफ स्टाइल चेंज आ गया आपका, लाइफ आई मूवमेंट। ठीक है, सो आप यहां पर आगे देखें, ये है निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है? global warming is not merely an environmental concern but a socio-economic development challenge. It requires a multi-pronged approach integrating policy, reform, technological innovation, public awareness and global cooperation. For a state like Himachal Pradesh, adopting sustainable mountain development practice, eco-friendly tourism. देखो अभी इतना जो नेचुरल कैलेमिटीज आ रही हैं और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में इतना ज्यादा लॉस हुआ, नुकसान हुआ है, तो बहुत ज्यादा फोकस हमको करना पड़ेगा कहां पर? इको फ्रेंडली टूरिज्म के ऊपर। इसी के साथ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट विल प्ले अ विटाल रोल इन कम्बैटिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब हमारा आता है अगला सवाल। अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था इन 2019 में। सवाल क्या था? डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो फैक्टर्स तो वही होंगे जो अभी हमने यहाँ पर किए हैं, मेजरली दो प्रकार के। कौन से? एक नेचुरल, एक एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन इंड्यूस, उन्हीं को हमको डिस्क्राइब करना है। तो सेम थीम जो है वो रिपीट हुई है। इसी के साथ आप देखो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म अर्थ एनवायरनमेंट एवरेज। सेम इंट्रोडक्शन रहेगा, है ना, क्योंकि हमको क्या बताना है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, डिफाइन करना है ग्लोबल वार्मिंग को। तो सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज द प्राइमरली बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। किसकी वजह से हो रहा है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मानव कारकों की वजह से हो रहा है। इट हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंज ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, इसमें CO2 हो गया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, एंड यहाँ पर CFC, HFC और PFC। इसी के साथ आपका डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंजेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर लाइक ऑटोमोबाइल्स, एविएशन, शिपिंग आर मेजर फॉसल फ्यूल कंज्यूमर। क्या करते हैं? फॉसल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल, और उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से फिर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन हो रहा है तो CO2 बढ़ रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। तो एक तरीके से किसका काम कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस लाइक पेडी पाउडर प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन द कोल एंड अमंग द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2 एंड वेस्ट मैनेजमेंट इश्यू यहाँ पर है। इसी के साथ आप देखें ब्लैक कार्बन लाइक शूट पार्टिकल्स, पॉपुलेशन ग्रोथ आ गया, एंड नेचुरल फैक्टर्स में आएगा आपका यहाँ पर माइनर रोल, है ना। नेचुरल फैक्टर्स माइनर रोल आएगा कंपेयर टू ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स की अपेक्षा, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन है, सोलर वेरिएबिलिटी है, नेचुरल क्लाइमेट साइकिल है, कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस होता है बट नॉट डोमिनेंट कॉज ऑफ करंट वार्मिंग। लेकिन अभी वर्तमान में किसकी वजह से ज्यादा हो रहा है? ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स की वजह से। इसके बाद आपका निष्कर्ष आ जाएगा जो कि आपको बैलेंस रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा गया है 2020 में, और ये आपका है रेन, एसिड रेन से रिलेटेड। सवाल क्या है? व्हाट इज एसिड रेन? डिस्कस्ड डिफरेंट कॉज एंड हार्मफुल स्ट्रेस ऑफ इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। अगेन व्हाट इज एसिड रेन? तो ये आपके पास डायरेक्टिव हो गया, कीवर्ड हो गया, एंड डिस्कस करना है मतलब इलाबोरेट करना है डिफरेंट कॉजेस को। ठीक है, लिस्ट बनाना है नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, और उसके बाद कर लिख देना है अपना क्या कंक्लूजन या निष्कर्ष। अब देखें यहाँ पर इंट्रोडक्शन आप जब देख रहे हैं तो है एसिड रेन रेफर्स टू precipitation लाइक रेन, स्नो, फॉग, ड्राई डिपोजिशन विद अनयूजुअली हाई एसिडिटी। pH कितना होता है? लेस देन 5.6 caused by the presence of acidic oxide and the sulfur dioxide and nitrogen dioxide NOx in the atmosphere. So it is transboundary environmental use affecting water, soil एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके कारण क्या है एसिड रेन के? तो दो तरीके के कारण हो जाएंगे। पहले हम बात करेंगे, अब देखो जैसे ये कारण है कॉज है, तो यहीं पर हम इस तरीके से भी बात कर सकते हैं, राइट। जब कॉज की बात हो रही है तो यहीं पर आप दो एंथ्रोपोजेनिक और ये हो जाएगा आपका नेचुरल।
एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर और नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। सो एंथ्रोपोजेनिक में क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल इमिशन, वैकुलर इमिशन, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन, और नेचुरल में वॉल्केनिक इरप्शन है, लाइटनिंग है, फॉरेस्ट लाइफ है। हार्मफुल इफेक्ट क्या है एसिड रेन के, क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं जब एसिड रेन होता है, तो उसके ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऑन एनवायरमेंट, एसिडिफाई लेक्स, लीचेज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, डैमेज फॉरेस्ट बाय वीकनिंग लीव्स एंड रूट्स। ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर पड़ते हैं, इनडायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमंस बाय कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर विद हैवी मेटल लाइक लेड एंड मर्करी। कॉज होगा रेस्पिरेटरी इश्यू हो जाएगा ड्यू टू एसोसिएशन SO2 एंड NOx। एंड ऑन मैन मेड स्ट्रक्चर पर क्या होगा, कोरेट्स बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज साइट्स लाइक ताजमहल, जो मार्बल है कोरेसन, जैसे आपने देखा है मथुरा में एक ऑयल रिफाइनरी है, उसी की वजह से काफी कंसर्न रहता है कि एसिड रेन होता है और जो ताजमहल का संगमरमर है, मार्बल है व्हाइट कलर का, वो धीरे धीरे येलो होना शुरू हो गया है ना। तो ये एक बड़ा मेजर जो है कंसर्न यहाँ पर रहता है। इसी के साथ निष्कर्ष आप देखेंगे, कंक्लूजन, तो एसिड रेन इज ए सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न resulting from industrialization and excess fossil fuel, adopting clean energy and desulfurization fuel structure and vacular emission norms, afforestation and international agreements like 1979 Convention on Long Term Transboundary Air Pollution, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी था, एसेंशियल था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन H4 एंड फ्रेंड। ये पूछा 2019 में कि जो एटमॉस्फेरिक ओजोन है वो एक फ्रेंड और एक दुश्मन के रूप में किस तरीके से रोल प्ले करती है, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है आपको। तो स्टार्ट डायरेक्टिव्स क्या है, स्टार्ट विद ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ ओजोन, ठीक है, ओजोन एज फ्रेंड एंड नेक्स्ट ओजोन एज फो, यही है आंसर। देखें तो ओजोन क्या है, ओजोन या O3 is try to make molecule of oxygen present in both stratosphere and troposphere। जो समताप मंडल होता है और जो क्षोभ मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर दोनों में प्रेजेंट होती है, and its play a dual role in atmosphere। Its impact on life dependent on its location, earning it the title of friend in the stratosphere, foe in the troposphere। तो फ्रेंड के रूप में काम करती है जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, और फो के रूप में काम करती है जब ये ट्रोपोस्फेयर में होती है, तो ये ध्यान रखना है। तो ओजोन एज अ फ्रेंड स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव शील्ड क्या है, द ओजोन लेयर कंसंट्रेटेड बिटवीन 15 to 35 किलोमीटर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, absorbed harmful ultraviolet B, UV and ultraviolet C radiation from sun, ठीक है। ecosystem protection यानी शील्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स विच फॉर्म बेस ऑफ द फूड चेन फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेट्स। इसी के साथ क्लाइमेट रेगुलेशन। अब हम बात करेंगे जो ओजोन है किस तरीके से एक फो यानी कि दुश्मन के रूप में काम करती है जब ये ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो एयर पॉल्यूटेंट है ना, एट ग्राउंड लेवल ओजोन इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट formed by photochemical reactions between the nitrogen oxide and the volatile organic compound, जो VOCs होते हैं, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ हैजार्डस के रूप में काम करती है, इसीलिए आपने देखा होगा सनस्क्रीन वगैरह जो लगाते हैं हम इन्हीं से बचने के लिए लगाते हैं। एग्रीकल्चरल लॉस, मटेरियल डिग्रेडेशन एंड द ग्रीन हाउस गैस। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एक्ट एज अ शॉर्ट लिव क्लाइमेटिक पॉल्यूटेंट कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है और निष्कर्ष आपका बैलेंस होना चाहिए जिसमें ओजोन एज अ फो एंड फ्रेंड दोनों का एक बैलेंस हो, किस तरीके से काम करता है। तो एटमॉस्फेरिक ओजोन हैज पैराडॉक्सियल नेचर, अ फ्रेंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, अ शील्डिंग लाइफ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, बट अ फो इन ट्रोपोस्फेयर, इज अ डेंजरस पॉल्यूटेंट एंड ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस करके आप यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन को आंसर करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक्सप्लेन द वेरियस एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, मानव जनित कारकों के बारे में केवल डिस्क्राइब करना है, 2021 में पूछा गया है। डायरेक्टिव्स देखें, एक्सप्लेन, क्लैरिफाई, डिस्क्राइब द ईच फैक्टर, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर कंक्लूड विद, आप कंक्लूड कर सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज को क्लाइमेट चेंज पर। आंसर देखें इसका, इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन है climate change is the long term alteration of earth climate driven partially by natural factor but mainly by human activities like industrialization which have become the dominant cause since the industrial revolution। अब हमको क्या करना था, explain anthropogenic factor
किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल आ जाएगा, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, राइट। इसी के साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आ जाएंगी, इसी के साथ डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज यहाँ पर हो जाएगा। देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आप पेडी कल्टीवेशन, जो पेडी कल्टीवेशन होता है उसमें क्या होता है, वो एमिट करता है मीथेन को, CH4 को, वाई? ड्यू टू एनऑर्बिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। एंड लिव स्टॉक स्पेशली कैटल प्रोड्यूस मीथेन थ्रू द एंटरिंग फर्मेंटेशन। देन अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपका हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर यहाँ पर है, वेस्ट जनरेशन एंड मिसमैनेजमेंट यहाँ पर है, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, केमिकल एंड रेफ्रिजरेंट्स। इसके बाद आएगा निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स सच एज फॉसिल फ्यूल कंबस्टिंग, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल, अर्बनाइजेशन हैव सिग्निफिकेंटली accelerated climate change leading to rising global temperature and erratic rainfall, melting glacier, sea level rise। इसी के बाद आती है हमारी नेक्स्ट थीम, क्या? रामसर साइट। रामसर साइट 2020 में सवाल पूछा है, व्हाट इज द रामसर साइट, डिस्क्राइब करंट स्टेटस ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, ठीक है। तो देखें डायरेक्टिव्स क्या है, डिफाइन करना है क्या है रामसर साइट, और डिस्क्राइब करना है वर्तमान स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस भारत में रामसर साइट्स का क्या है। सो देखो आंसर में इंट्रो, रामसर साइट इज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस डेजिग्नेटेड अंडर द रामसर कन्वेंशन एंड इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी अडॉप्टेड इन 1971 एट रामसर साइट। तो इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन लिख देना है। फिर हमको क्या करना है, करंट स्टेटस देखना है भारत में रामसर साइट्स का क्या है। तो इंडियाज मेंबरशिप है, इंडिया बिकेम सिग्नेटरी टू रामसर साइट कन्वेंशन, कब बना था? 1982 में बना था। नंबर ऑफ साइट्स अगर हम एज पर 2025 की बात करते हैं तो इंडिया हैज 91 रामसर साइट्स एंड कवरिंग अ टोटल एरिया ऑफ अबाउट 1.3 मिलियन हेक्टेयर। आपको पता है ये आपका प्रीलिम्स एचएस जो जून में अभी हुआ है, जिसका आप मेंस लिखने जा रहे हैं, उसमें सवाल भी पूछा गया था, आपको पता होगा सभी को जो स्टूडेंट यहाँ मेंस लिख रहे हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ ग्लोबल स्टैंडिंग क्या है, तो ग्लोबल स्टैंडिंग, इंडिया नाउ हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया एंड रैंक अमंग द टॉप ग्लोबली। ग्रीन हाउस जियोग्राफिक स्प्रेड इसका है, आस्थामोडी लेक इन केरला, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल टू डेपरवील इन असम। इसी के साथ यहाँ पर आप देखें डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम है, सिग्निफिकेंस क्या है रामसर साइट्स का, क्या महत्व है भारत में इनका, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंस है, क्लाइमेट रेगुलेशन, लेवलीहुड सपोर्ट है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। अगर चैलेंज की बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंज यहाँ पर हैं इनके, तो एनक्रोचमेंट एंड पोल्यूशन, अनरेगुलेटेड टूरिज्म है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, वीक एनफोर्समेंट ऑफ प्रोटेक्शन लॉज। उसके बाद आप निष्कर्ष लिख देंगे, और जब हम निष्कर्ष की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बैलेंस बना करके अपना निष्कर्ष यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी थीम है वो है इश्यूज कंसर्न पॉलिसीज प्रोग्राम कन्वेंशंस treaties mission aimed environmental protection and dealing with the problem of climate change। अब ये 2019 में सवाल पूछा गया था, डिस्क्राइब सैलिएंट फीचर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या करना है, सैलिएंट फीचर्स को डिस्क्राइब करना है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन में बता देना है व्हाट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और उसके बाद इनकी विशेषताएं बतानी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है What is Environment Protection Act 1986? So enacted after Bhopal gas tragedy, उसी के बाद हुआ है ये। Provide a comprehensive legal framework to empower central government to protect the improved environment and prevent hazardous to human livings and the properties। Salient features देखने हैं, मुख्य विशेषताएं देखनी है क्या है। तो सबसे पहले तो अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, इसी के बाद ये आप इसको यहाँ पर पॉलिटी से कनेक्ट करके आप इसके आर्टिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 253 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ 1972 स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो हिस्ट्री भी आ गई यहाँ पे। फिर वाइड डेफिनेशन आप इसकी लिखेंगे, cover water, air, land and interrelationship among human, animal and plant and properties। Then power of central government, authority to set environmental quality standard, regulate location of industries, hazardous and the substances। इसी के बाद आप देखेंगे rule making power, then control over hazardous substances, penal provision आप देखें, and citizens role क्या है। तो citizen can approach court, section 19 after giving 60 days notice to authority and thereby promoting public participation। strict liability principle यहाँ पर है,
एंड सिग्निफिकेंस आप इसके देखें, एट अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है किसके लिए, फॉर एनवायरमेंटल गवर्नमेंट्स इन इंडिया, प्रोवाइड अ लीगल बेसिस ऑफ सब्सिक्वेंट रूल्स लाइक 1994 2006, बायोकेमिकल वेस्ट रूल हो गया, प्लास्टिक वेस्ट रूल, कोस्टल रेगुलेशन जोन यहाँ पर है। देन इसका निष्कर्ष आप लिखेंगे जो कि बैलेंस होगा। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, Environmental Protection Act 1986 is a landmark legislation, consolidated India's environmental laws, empowered the government to act swiftly against ecological threat and enhance citizens involved, thereby laying foundation for sustainable development and justice. नेक्स्ट जो थीम है वो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये 2019 में सवाल पूछा है, इसी से रिलेटेड पहले भी सवाल आ चुके हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एक्शन प्लान, तो पहले ये भी डिफाइन कर देना क्या है नेशनल एक्शन प्लान, देन गाइडिंग चैलेंजेस के लिखने हैं। तो हाउ टू फॉलो डायरेक्टिव, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एनएपीसीसी एंड लिस्ट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, और उसके बाद लिखना है कंक्लूजन। तो एनएपीसीसी वाज लॉन्च्ड इन 2008 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to address the dual challenge of sustaining and economic growth while reducing vulnerability to climate change। ये हम पहले देख चुके हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है, एंड प्रोटेक्टिंग द पुअर एंड वल्नरेबल, अचीविंग को बेनिफिट्स, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ट्रांसफर आप देखें, एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन यहाँ पर है, इंटीग्रेटेड एंड सेक्टरल अप्रोच, इंटरनेशनल अप्रोच एंड द कॉपरेशन एंड डोमेस्टिक यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी ये है। देन कंक्लूजन, ठीक है। इसी में अगला सवाल जो है वो है व्हाट रोल कैन नेशनल वाटर मिशन प्ले इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन इंडिया। इन 2018 में ये सवाल पूछा गया है। अब क्या करना है, रोल देखना है, तो पहले तो ये मिशन पता होना चाहिए। तो ब्रीफली डिफाइन नेशनल वाटर मिशन अंडर एनएपीसीसी, देन इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहां पर आंसर इसका आएगा, पहले इंट्रोडक्शन आएगा, नेशनल वाटर मिशन लॉन्च इन 2008 अंडर द एनएपीसीसी। इसका उद्देश्य क्या है, तो एम्स एट सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्स, विटाल फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी एंड लेवलीहुड। की रोल क्या है इसके कंजर्वेशन में, वाटर कंजर्वेशन में, एनहेंसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी, so target 20% increase in water use efficiency across all sectors, then integrated water resource management, इसी के साथ promotion of rain water harvesting, then sustainable agriculture awareness capacity, और उसके बाद climate change adaptation policy and regulation framework, और फिर आपका आ जाएगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, लाइक नेशनल वाटर मिशन बाय इंटीग्रेटिंग एफिशिएंसी, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी act as catalyst for conserving natural resources in India. Its holistic approach ensure not only water security but also agricultural sustainability, ecosystem preservation and climate change, ठीक है। अगला सवाल है डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 2018 में पूछा है। अगेन सैलिएंट फीचर, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को डिफाइन करना है, फिर उसकी विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से ये आंसर आपका आएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन enacted to provide comprehensive protection to India's diverse wildlife and habitat. It was first such central law extending across the whole country and has been amended several times to strengthen conservation efforts. Salient feature क्या है, जैसे legal framework for protection हो गया, scheduled for species protection, classify species into 6 schedule. लाइक शेड्यूल 1 एंड सेकंड में क्या है, प्रोवाइड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन विद हाईएस्ट पेनल्टीज। जो शेड्यूल 1 और सेकंड में आता है उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है, और वो भी पेनल्टी के साथ अगर वहां पर कोई वॉल्यूशन होता है। शेड्यूल 3rd एंड 4th में क्या है, ऑफर प्रोटेक्शन विद लेसर पेनल्टीज। देन 5th में क्या है, लिस्ट स्पीसीज कंसिडर्ड वर्मिन, एंड 6th जो शेड्यूल है वहां पर है रेगुलेट्स कल्टीवेशन ट्रेड ऑफ सर्टेन प्लांट्स। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व टू सेफगार्ड हैबिटेट। देन रेगुलेशन ऑफ हंटिंग, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, देन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, पेनल्टी एंड ऑफेंस, और उसके बाद आएगा आपका यहाँ पर निष्कर्ष। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 is a key law for wildlife conservation in India, though it has strengthened protection challenged
like weak enforcement, human wildlife protection and illegal trade persist। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे ये। अगला हमारा जो थीम है वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट रूल। अब देखो ये क्वेश्चन भी 2018 में आया है। डिस्क्राइब द 6 मेजर क्राइटेरिया एयर पोल्यूशन इनलिस्टेड बाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो क्या करना है, ये इसके बारे में लिखना है पहले तो कि क्या क्राइटेरिया है एयर पोल्यूशन के लिए, है ना, उसके बाद इनको लिस्ट करना है। तो यहां पर हम इस तरीके से इसको आंसर करेंगे। फर्स्ट जो हमारा यहां पर इसका इंट्रोडक्शन है वो है Environmental Protection Agency of United States identifies 6 major rules known as criteria pollutant to their widespread presence and potential to cause adverse effect on human health and environment। इसके बाद इनको देखेंगे कि जो लिस्ट किए गए हैं एयर क्वालिटी में, जैसे पार्टिकुलेट मैटर पीएम जिनको बोलते हैं PM10 एंड 2.5, इसमें डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। इसी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर है, देन इसके इफेक्ट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर है, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, मतलब इनके डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। सोर्स कहाँ कहाँ से आ रहा है और इसका प्रभाव क्या हो रहा है। ओजोन का डिस्क्रिप्शन क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है formed by photochemical reactions between NOx and volatile organic compounds in sunlight, और सनलाइट में होता है। सोर्स इसका क्या है, इंडस्ट्रियल एमिशन है, व्हीकल, केमिकल सॉल्वेंट्स हैं। प्रभाव क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाता है, एग्रीवेशन ऑफ अस्थमा, रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड एंड द मटेरियल डैमेज। जो लेड होता है, शीशा होता है, तो डिस्क्रिप्शन इसका क्या है, टॉक्सिक हैवी मेटल प्रेजेंस एट फाइन, एंड सोर्स इसका क्या है, लेडेड पेट्रोल हो गया। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है न्यूट्रोटॉक्सिसिटी स्पेशली इन चिल्ड्रन, किडनी डैमेज हो सकता है, एंड इसी के साथ आपका यहाँ पर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कंटामिनेशन इससे होता है। देन इसका फिर निष्कर्ष यहाँ पर है, these 6 criteria pollutant are central to air quality management and worldwide due to widespread occurrence, severe impact on health, ecosystem, regulatory measures and monitoring the age and clear critical emission and protected right। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर है, इश्यूज, कंसर्न, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, कन्वेंशन, ट्रीटीज, मिशन एम्ड एट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर है मेन फीचर ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, इंपॉर्टेंट है 2018 में। तो बहुत ज्यादा देखो आंसर क्या है इसका, डायरेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले तो डायरेक्टिव इसका ये है कि ब्रीफली आपको बताना है पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, उसके बाद इसके उद्देश्य लिख देने, फिर साइलेंट फीचर। तो आंसर आप देखें, पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड इन दिसंबर 2015, आपको सबको पता है, अंडर द यूएनएफसीसी। अंडर द यूएनएफसीसी इट इज अ लैंडमार्क ग्लोबल अकॉर्ड एम्ड एट कॉम्बैटिंग एंड क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। और इसके जो मेन फीचर्स हैं वो यहाँ पर क्या है, इसी के साथ यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन ये एक विशेषता है, टेम्परेचर गोल ये विशेषता है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इसकी विशेषता है, मिटिगेशन, अडॉप्शन एंड फाइनेंस सपोर्ट इसकी विशेषता है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ग्लोबल स्टॉक टेक इसकी विशेषता है। और इसके महत्व जब आप इसको देखोगे तो मार्क्स है शिफ्ट फ्रॉम बाइंडिंग एमिशन, टारगेट टू वॉलेंटरी नेशनली ड्रिवन एक्शन, एनकरेज ग्लोबल cooperation while allowing flexibility for countries development। फिर आपका आता है निष्कर्ष जो कि होगा बैलेंस। निष्कर्ष में क्या है, पेरिस एग्रीमेंट रिप्रेजेंट अ फ्लेक्सिबल येट एम्बिशियस ग्लोबल रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर थे पीवाईक्यूज, राइट। ये यहाँ पर आपके जो थे वो थे पीवाईक्यूज। सो आपको थोड़ा इन पर ध्यान देना है। क्लियर है, ओके। तो ये आपके आइडेंटिफाई किया गया था थीम्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ थीम को, कि कब कब कहाँ कहाँ से कौन से सवाल पूछे गए हैं और किन किन को रिवाइज किया गया, वो एक आइडिया आपको यहाँ पे मिल गया है। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच।